नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले ई क्लास में हमने गांधी जी के आर्थिक विचार पार्ट 1 का अध्ययन किया, जिसमें गांधी जी ने बताया कि जो गांधी जी के मूल विचार थे वो नैतिकता और मानवतावादी थे। वो उनके आर्थिक विचार रस्किन, टॉलस्टॉय आदि विचारकों से प्रभावित रहे हैं और उनके आर्थिक विचारों पर उनका प्रभाव रहा है। गांधी जी ने अपने आर्थिक विचारों की मूल धारणाओं का भी उल्लेख किया है, जो नैतिकता और सामाजिक न्याय और मानव कल्याण के संदर्भ में हैं। जिस प्रकार समाजवाद और पूंजीवाद की धारणाएं हैं, उसी प्रकार से गांधी जी ने भी अपने आर्थिक विचारों की धारणाएं बताई, जिनको 2 भागों में उन्होंने बांटकर बताया: नैतिक धारणाएं और आर्थिक। गांधी जी की दृष्टि में जो अर्थशास्त्र या आर्थिक व्यवस्था संबंधी जो विचारों का 2 भागों में वर्गीकरण किया है, उसमें पहले भाग की चर्चा हमने औद्योगिकरण, यंत्रीकरण, पूंजीवाद, पूंजी तथा श्रम और वर्ग संघर्ष पर विचार के संदर्भ में किया था। दूसरा जो भाग उन्होंने बताया कि आर्थिक असंतोष, शोषण और संघर्ष से छुटकारा पाने के लिए गांधी जी के सुझाव, जिसमें अपरिग्रह और इनके बारे में उन्होंने बताया था, उसी संदर्भ में हम गांधी जी के भाग ब जो अर्थशास्त्र के या उनके आर्थिक विचारों के अध्ययन के संदर्भ में हैं, वो पूंजीवाद पर गांधी जी के विचार। पहला जो विचार उन्होंने बताया था वो तत्कालीन सभ्यता पर गांधी जी के विचार थे, इसमें यंत्रीकरण और इनकी बुराइयों की बात उन्होंने की। दूसरा, अब वो जो दूसरा भाग उन्होंने बताया पूंजीवाद पर गांधी जी के क्या विचार हैं, या औद्योगिकरण का वो गांधी जी विरोध क्यों करते हैं, इस संदर्भ में हम इस एक क्लास में चर्चा करेंगे। गांधी जी ने पश्चिमी राष्ट्रों के अंधानुकरण में भारत के औद्योगिकरण के विरुद्ध एक गंभीर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि औद्योगिकरण ही विश्व में विद्यमान तनावों, संघर्षों और युद्धों की आशंकाओं का मुख्य कारण है, और वर्तमान समय में भी अगर गांधी जी के इस संदर्भ को, जिसमें पूंजीवाद और औद्योगिकरण के बारे में हम विचार कर रहे हैं, तो जो विश्व में वर्तमान स्थिति बनी हुई है, चाहे वो आपसी संघर्षों की हो, तनावों की हो, या युद्ध की आशंकाओं जैसी जो चारों तरफ एक दिखाई दे रही है मानव विनाश की लीलाएं, उन पर उन्होंने पहले से ही सचेत किया था, यह चेतावनी दी थी कि औद्योगिकरण के गंभीर परिणाम मानव को भुगतने होंगे, या पूंजीवादी व्यवस्थाओं के, या अत्यधिक पूंजीवाद और अत्यधिक औद्योगिकरण के
उन मानव को बहुत बड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी उन्होंने अपने इस पूंजीवाद पर गांधी जी के विचारों के संदर्भ में दी है। गांधी जी ने पूंजीवाद की भर्त्सना बड़े बड़े शब्दों में की है। उनका विश्वास था कि पूंजीवाद ने दरिद्रता, बेरोजगारी, शोषण और साम्राज्यवाद की भावनाओं को बढ़ावा दिया है। उनके लिए पूंजी का एकीकरण अनैतिक है, जो कि औद्योगिकरण के कारण होता है। उनका मानना था कि पूंजी का जो एकीकरण है या एकत्रीकरण है वो औद्योगिकरण के कारण होता है। इसलिए उन्होंने औद्योगिकरण का और उसके बाद इकट्ठी पूंजी का विरोध उन्होंने किया है। उपरोक्त पूंजीवाद के विरोध से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि गांधी जी मार्क्स की भांति पूंजीवाद का पूर्ण विरोध करते हैं। जहां मार्क्स अतिरिक्त मूल्य के पूंजीवादियों द्वारा हड़पने के कारण विरोध किया है, वहां गांधी जी पूंजीवाद द्वारा उत्पन्न असमानताओं के आधार पर उसका विरोध करते हैं। मार्क्स ने पूंजीवाद का विरोध अतिरिक्त मूल्य के आधार पर, जो पूंजीपति स्वयं अपना अधिकार में रखते हैं या उससे धनपति पूंजी बढ़ाते हैं, उस आधार पर मार्क्स ने पूंजीवाद का विरोध किया है। लेकिन गांधी जी पूंजीवाद का विरोध उसके द्वारा उत्पन्न असमानताओं के आधार पर उसका विरोध करते हैं। गांधी जी का विरोध पूंजी से नहीं, उसके द्वारा उत्पन्न असमानताओं से है। गांधी जी पूंजी व श्रम में किसी प्रकार का विरोध नहीं मानते थे, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने मानते थे या उन्होंने बताया है। वास्तव में गांधी जी इन दोनों में समुचित संबंध स्थापित करना चाहते थे। मतलब गांधी जी पूंजी और श्रम में समुचित और संतुलित विकास या संबंध स्थापित करना चाहते थे। वे दोनों को एक दूसरे पर आश्रित मानते थे। वह दोनों में से किसी एक की सर्वोच्चता नहीं चाहते थे। गांधी जी के शब्दों में आदर्श समाज में भी असमानताएं हो सकती हैं, परंतु संघर्ष और कटुता नहीं रहेगी। गांधी जी हिंसा द्वारा पूंजीपतियों को अपने धन से भी वंचित नहीं करना चाहते थे। जैसा कि कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष या सरबराह वर्ग की बात करते हैं या उनके धन को हड़पना की बात करते हैं, ऐसा गांधी जी नहीं करना चाहते थे। गांधी जी पूंजीपतियों का सफाया नहीं बल्कि उनका हृदय परिवर्तन कर उन्हें ही फालतू धन के ट्रस्टी बनाना चाहते थे। उनसे गांधी जी पूंजीपतियों के धन को हड़पने की बात या उनको समाप्त करने की बात नहीं करते थे, बल्कि उनका हृदय परिवर्तन करके जो उनके पास अतिरिक्त धन है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा जो अतिरिक्त धन है उसका ट्रस्टी बनाना चाहते थे। गांधी जी पूंजीपतियों की लाभ शोषण की वृत्ति को बदलना चाहते थे। गांधी जी पूंजीपतियों को अधिक धन कमाने की योग्यता को कुंठित नहीं करना चाहते थे। वह तो उनके फालतू धन को सार्वजनिक कल्याण में लगाना चाहते थे। इसी प्रकार गांधी जी ने औद्योगिकरण को भारत के लिए अव्यावहारिक व अनुचित माना या मानते थे। उनका कहना था कि प्रथम तो भारत जैसे विशाल देश में औद्योगिकरण के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए विपुल मात्रा में पूंजी और संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो भारत में उपलब्ध नहीं है। इस कारण औद्योगिकरण के नाम पर भारत आत्मनिर्भरता का मार्ग छोड़कर विदेशी निर्भरता के बोझ से दब जाएगा। देखो, औद्योगिकरण का जो कंसेप्ट या विचार उनके दिमाग में या उनके विचारों में था, वो ये था कि यहाँ जनसंख्या बहुत है, बहुत बड़ा विशाल देश है, आर्थिक समस्याओं विकास के लिए विपुल मात्रा में पूंजी और संसाधनों की ज़रूरत होगी, जो भारत में अभी पर्याप्त रूप से नहीं है। और फिर उसको पुनः
विदेशों पर या दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो उसको फिर वापस विदेशी निर्भरता के बोझ के नीचे दबना पड़ेगा। दूसरी ओर अंधाधुंध औद्योगिकरण से भारतीय जीवन का ग्राम आधारित स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा और बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, गांव व शहरों के मध्य विरोध जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ये औद्योगिकरण के विरोध के संदर्भ में गांधी जी ने अपने विचार बताए हैं। गांधी जी मूलतः औद्योगिक सभ्यता के ही विरोधी थे और ये स्वीकार करते थे कि औद्योगिकरण ने पश्चिमी राष्ट्रों का भी कोई हित नहीं किया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि औद्योगिकृत देशों में बेरोजगारी और आय की असमानता आदि संकट उत्पन्न होने लगे हैं। साथ ही औद्योगिकरण के कारण इन राष्ट्रों का नैतिक पतन भी हुआ है, क्योंकि ये आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा दूसरे राष्ट्रों पर अधिक से अधिक निर्भर हो गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि औद्योगिकरण के कारण उनके पास उत्पादन ज़्यादा हो गया और वो अपने उत्पाद को बेचने के लिए दूसरे राष्ट्रों पर अधिक निर्भर हो गए हैं। उन्होंने इस विडंबना की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया कि औद्योगिकरण के कारण ही ब्रिटेन उपनिवेशों पर निर्भर हो गया है, क्योंकि उसे अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों की आवश्यकता महसूस होती है। उन्होंने शंका की कि अन्य औद्योगिक देशों की प्रतिस्पर्धा के कारण तथा धीरे धीरे उन उपनिवेशों में भी औद्योगिकरण विकास हो जाने के कारण, जिनमें कि ब्रिटिश मिलों द्वारा तैयार किए गए माल के लिए बाजार उपलब्ध हो जाते थे, ब्रिटिश उत्पादों के लिए बाजार ही उपलब्ध नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण के कारण वहाँ उत्पादन क्षमता बढ़ी और अपने उत्पाद को बेचने के लिए उन्होंने विदेशी बाजार तलाशे और अपने विश्व में सभी देशों में अपने उपनिवेश बनाए ताकि वहाँ अपना उत्पाद बेच सकें। अब वो गांधी जी कहते हैं कि इस तरह के उपनिवेश के कारण कुछ लोग हो सकता है कि स्वयं अपने देश में भी औद्योगिकरण को गति दें या अपने उत्पाद को बढ़ाएं और वो संघर्ष फिर आपस में उनमें ही प्रतियोगिता होने लगे और ये शोषण की प्रवृत्ति अन्य राष्ट्रों में भी पनपती चले जाए। इसलिए उन्होंने औद्योगिकरण का विरोध करते हुए ये विचार रखे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि औद्योगिकरण पश्चिमी राष्ट्रों के लिए अनुकूल भी रहा हो तो भी भारत के लिए अनुकूल नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि भारत का पूर्णतया औद्योगिकरण किया जाना संभव होता भी हो तो यह अनुचित होगा, क्योंकि इस प्रकार भारत को भी विश्व में अन्य राष्ट्रों की तरह शोषण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी और ऐसा करने की लालसा भी उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा, ईश्वर भारत को पश्चिमी पद्धति ने औद्योगिकरण युग में प्रवेश करने और यंत्र में बना होने से बचाए। आज एक छोटे से देश इंग्लैंड के आर्थिक साम्राज्यवाद ने सारे विश्व को गुलामी की जंजीरों में बांध रखा है। यदि 33 करोड़ लोगों का ये भारतीय समुदाय भी यह आर्थिक शोषण का मार्ग अपना ले तो वह संसार को पूरी तरह तबाह कर देगा। उन्होंने यंत्रों पर आधारित औद्योगिकरण व्यवस्था को इस आधार पर आपत्तिजनक माना कि इसमें उत्पादन कार्य में लगे श्रमिकों को उसकी वैयक्तिकता तथा सृजन के नैतिक सुखों से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि वह किसी वस्तु को स्वयं बनाने की बजाय केवल यंत्रों को संचालित करते हुए उस वस्तु के उत्पादन में केवल किसी एक हिस्से से जुड़ जाता है। वो केवल मशीन को चलाने के अलावा और उसमें भी किसी एक विशेष काम को करने के लिए वो उसको बांध दिया जाता है और केवल उसी हिस्से से उसका जुड़े रहना होता है
और उसका सर्वांगीण विकास स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जूतों के एक औद्योगिक कारखाने में कोई श्रमिक जूतों का तला बनाने में के कार्य में लगा है, तो कोई दूसरा उसका ऊपरी बनाने में। इस प्रकार प्रत्येक श्रमिक उस असंतोष से वंचित हो रहा है जो उसे पूरा जूता बनाकर यह अनुभव करने से प्राप्त होता कि उसने जूते के निर्माण में अपना कौशल प्रयुक्त किया है, क्योंकि वह उसके हाथ से किया गया उत्पादन है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि औद्योगिकरण के कारण भारत में असमानता उत्पन्न होगी ही, इससे पर्यावरण को भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होंगी। उद्योगों और औद्योगिक सभ्यता के विकास के कारण शहर तो रहने लायक ही नहीं रहेंगे, धीरे धीरे ये शहर गांवों को भी निगलने लग जाएंगे और अंधाधुंध शहरीकरण प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसी भूमि में देवों के निवास की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो मिलों और कारखानों के धुएं और शोरगुल से घृणा के लायक बना दी गई हों, और जिसके मार्गों पर मुसाफिरों की भीड़ से भरी बेशुमार मोटर गाड़ियों को खींचने वाले इंजन हमेशा तेजी से दौड़ते रहते हों। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत की आर्थिक समस्याओं का समाधान औद्योगिकरण सभ्यता के माध्यम से नहीं, अपितु ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार गांधी जी ने पूंजीवादी व्यवस्था और औद्योगिकरण का विरोध अपने तथ्यों सहित दिया, जिसमें पूंजीवाद के निरंतर बढ़ते रहने से शोषण, आपसी संघर्ष, तनाव, विदेशी उपनिवेशों को बढ़ावा, जिससे मानवता ही खतरे में आ सकती है, और दूसरा औद्योगिकरण के जो दुष्प्रभाव हैं वो प्रदूषण से लेकर, पर्यावरण से लेकर, पूंजीपतियों के धन में वृद्धि को लेकर, मानव के मौलिक विकास या संपूर्ण विकास को बाधित करने को लेकर जो विचार उन्होंने दिए हैं, उनका हमने गांधी जी के आर्थिक विचारों के संबंध में जो दूसरा भाग है उसमें हमने इनके बारे में जाना। हम अगले ई क्लास में गांधी जी के आर्थिक विचारों के संदर्भ में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। पुनः एक बार आपका धन्यवाद।